यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज है जो हम बात करने वाले हैं एनसीएल स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसके पहले है जो 2020 में हुआ था पेपर एनसीएल का, देन आफ्टर हुआ था डब्ल्यूसीएल के लिए। तो एनसीएल का जो अभी आपको नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ हो चुका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी लोग स्टाफ नर्स ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे देखिए जो एक पोस्ट दी हुई है स्टाफ नर्स ट्रेनिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप जीएनएम और बीएससी है जो दोनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं बात करने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम है जो कैसे होने वाला है। तो आपका है जो सीबीटी होने वाला है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से है जो क्वेश्चन आने हैं 70 नर्सिंग 30 नॉन नर्सिंग। पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शन रहेंगे और आपको आंसर है जो देना होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा नर्सिंग का जो सिलेबस है वो आपको क्या है। तो एज सेम सिलेबस लास्ट ईयर भी जो डब्ल्यूसीएल का सिलेबस रहा है वही है। एनसीएल का सिलेबस है जो सेम रहा है। डब्ल्यूसीएल में क्या है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड में रहेगा आपका, और यहाँ पे एनसीएल में नॉर्थर्न में, तो सिंगरौली में और छत्तीसगढ़ साइड है आपका ये। और यदि वेस्टर्न साइड होता है तो आपको नागपुर साइड का एरिया है जो चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पेपर है जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब आपके पेपर का फॉर्मेट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश आपका जब दोनों फॉर्मेट रहने वाला है, लेकिन आप नर्सिंग वालों के मन में है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जो आपके 70 जो नंबर है वो पूरे कवर अप हो जाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम ऑफिशियल डब्ल्यूसीएल का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन पेपर जो अवेलेबल हैं एनसीएल डब्ल्यूसीएल के मिला के, वो 5 दिन की क्लास में आपको पूरे 5 पेपर हैं जो अपडेट कर दिए जाएंगे और आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। क्लियर। आपको यहाँ पे पूरा कहा गया है। और मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या एग्ज़ाम में आता है। यदि आप एनसीएल या डब्ल्यूसीएल का या कोई इस तरीके से एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी ह्यूमन बॉडी से मोस्ट ऑफ दी अनाटमी, साइकेट्रिक और आपको ऑक्यूपेशनल नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं। ओबीजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको सभी तरीके से डील करनी होती है। तो यहाँ पे आप है जो आज की क्लास को पूरा देखिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को देखिए। कोई भी आपके मन में डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। यह क्या है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड का नागपुर का पेपर है। तो जो पेपर हुआ था यहाँ पे स्टाफ नर्स ट्रेनिंग के लिए, इसका सिलेबस भी सेम है एनसीएल के जैसे ही। सैलरी भी सेम दी जाती, सिलेबस भी सेम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम फॉलो किया जाता है। ओनली यहाँ पे आपका ये पेपर है जो ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में है। यहाँ पे आपको इंग्लिश फॉर्मेट है जो पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम इस पेपर को किस तरीके से है, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरीके के मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन पेपर जो भी अवेलेबल होंगे वो सभी आपको है जो सॉल्व यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। ऑप्शन में है आपको हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये भी आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है कॉपर का, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम, हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, या फिर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या है यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल फंक्शन कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर हमारे शरीर में, कैल्शियम होता तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का आप कह लेते है ना। यदि नर्व इम्पल्स होता तो अलग होता, थायराइड हार्मोन के लिए होता तो आपका आयोडीन होता। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कॉपर का पूछा है तो क्या होगा, को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम। क्या होगा, को फैक्टर फॉर द सेवरल एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द रिस्क फैक्टर फॉर हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस के लिए कौन से फैक्टर हैं जो रिस्की हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर हैं कान की साउंड जाने के लिए, कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, या फिर ये सभी। हियरिंग लॉस अलग अलग तरीके का हो सकता है। हमारी जो साउंड है, जो हमारे कानों से आवाज़ जो हमें सुनाई देती है, वो कई तरीक़ों से जा सकती है। यदि कंजेनाइटल मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो भी हमारे कानों की आवाज़ है जो जा सकती है। क्लियर। फिर यदि हम बात करें बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार इन्फेक्शन होने का मतलब है कि यदि कभी आपको ओटाइटिस मीडिया हो जाए, ओटाइटिस इंटरना हो जाए, तो हमारे कान में यदि अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन होता है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है।
बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कुछ केस में मेनिंजाइटिस भी है जो कानों के लिए, हमारे हियरिंग लॉस के लिए है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे इन सभी के लिए, क्या होंगे, ये सभी है जो रीज़न है जो हमारे साउंड जाने के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ सिंथेसिस ऑफ कैंसेलियस बोन टिश्यू विद इन मेटाफाइसिस। ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है आपका। कौन सा फ्रेमवर्क है जहाँ पर हमारी बोन्स में जो कैंसेलियस बोन है यहाँ पर विद इन मेटाफाइसिस के अंदर, यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन है कि जो एक यहाँ पे आपको ऐसा पार्ट बताना है, फ्रेमवर्क बताना है जिसके अंदर है जो मेटाफाइसिस आपका प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन में डायफाइसिस प्लेट, एपिफाइसिस प्लेट, एपिफिजियल प्लेट या फिर मेटाफिजिकल, क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एपिफाइजियल प्लेट। कौन सी प्लेट होगी, एपिफाइजियल प्लेट। नेक्स्ट वन इज विच मसल टर्न्स द पाम अपवर्ड और एंटीरियरली। तो यहाँ पर कौन सी मसल है हमारी हथेली की जो अपवर्ड और एंटीरियर दोनों साइड है, मतलब ऊपर की तरफ भी है और एंटीरियरली भी है। प्रोनेटर टेरिस, एक्सटर्नल एंड स्पिंचर, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस या फिर सुपिनेटर। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही सिलेबस देख के बताया है कि आपको यहाँ पे NCL का पेपर देते हो या WCL का देते हो, तो आपको यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड आपके यहाँ पे मैनेजमेंट के क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, रिसर्च मैनेजमेंट के, बट आपको बाकी अदर सब्जेक्ट है जो भर भर के आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी थोड़ा कम आती है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है। एनाटॉमी, MSN आपके दो जो टॉपिक है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जो मसल है टर्न्स द पाम अपवर्ड और एंटीरियरली, तो कौन सी मसल है जो हमारे पाम को अपवर्ड भी और एंटीरियर दोनों तरीके से मूव करने में हेल्प करती है, तो वो है हमारी सुपिनेटर। कौन सी मसल है, वो है हमारी सुपिनेटर मसल। नेक्स्ट इज वाई हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर फॉर केयर ऑफ वुंड। तो आप जब कोई भी घाव को क्लीन करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो हैंड वॉश है जो क्यों ज़रूरी है, टू अवॉइड एनी फर्दर इंजरी, टू कवर द वुंड एंड क्विकन्स हीलिंग, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन या फिर दिस हेल्प रिमूव एक्स्ट्रा मॉइस्चर फ्रॉम द वुंड। तो केयर ऑफ वुंड की बात की जा रही है, तो केयर ऑफ वुंड के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमें सिखाया जाता है हैंड वॉश करके ही आप उस है जो वुंड की केयर करेंगे, और जिसको घाव आप केयर कर रहे हैं आफ्टर केयर के बाद भी आप हैंड वॉश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अवॉइड एनी फर्दर इंजरी, हाथ धुलने से है जो आपको क्या इंजरी होने का आप अवॉइड कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपका जो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो आप क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब जिसके घाव की भी आपने केयर की है उसका यदि आपके हाथों पर कोई सा भी मामूली सा भी ब्लड हो गया, पस हो गया या म्यूकस हो गया, कुछ भी है जो लिक्विड पदार्थ आपके हाथों में स्टिक होकर यदि आपको कहीं थोड़ा बहुत भी कट है या किसी दूसरे की केयर करने जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन इजीली हो जाएगा। तो क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए है जो यहाँ पे हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। और आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वो एक लौता तरीका है हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट वन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो पत्तियों से निकाली जाती है। ऑप्शन में डिजिटॉक्सिन, ट्यूबोक्यूरारिन, एमिटिन या फिर विनक्रिस्टिन। तो यहाँ पे कौन सी मेडिसिन है, क्या है यहाँ पे कौन सी मेडिसिन है जो पत्तियों से निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो ड्रग है वो डिजिटॉक्सिन। कौन सी है, डिजिटॉक्सिन। जो ड्रग है किससे निकाली जाती है, पत्तियों से बनाई जाती है, तो वो डिजिटॉक्सिन। क्या है, डिजिटॉक्सिन। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे कौन से प्लांट से बनती है, क्या है, डिजिटॉक्सिन का जो प्लांट सोर्स है वो कौन सा है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका जो प्लांट है, क्या है, इसका जो प्लांट है डिजिटॉक्सिन का, इसका नाम है हमारा फॉक्स ग्लोब प्लांट। आप याद रखिए, फॉक्स ग्लोब प्लांट, जिससे डिजिटॉक्सिन है जो बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है भारत में।
चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम है, क्लियर, नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। लेकिन चाइनीज़ क्या है यहाँ पे, चाइनीज़ के लिए यहाँ पे प्रोग्राम है जो हमारे भारत में क्यों चलाया जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चाइनीज़ इंसेफेलाइटिस है जो चाइना का प्रोग्राम होगा। हमारे भारत का तो क्या है, काला आजार है जो प्रोग्राम है, नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत जो लीशमानियासिस के थ्रो जो काला आजार है जो बीमारी फैलती है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और इसमें जो टारगेट पॉपुलेशन रखी गई थी 1 केस पर, यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, काला आजार प्रोग्राम के तहत 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन के लिए कितना, एटलीस्ट जी 10,000 में से 1 केस भी निकल के आता है। इस काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम का एम रखा गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1990 से 1991 के बीच में। आप इस चीज़ को चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। 1990 से लेके 1991 के बीच में काला आजार प्रोग्राम है जो शुरू किया गया था। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग फर्स्ट एड फॉर सीरियस बर्न। यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पे गलत क्या है, यदि आप सीरियस बर्न पेशेंट की फर्स्ट एड केयर कर रहे हैं तब, डू नॉट ओपन द ब्लिस्टर, डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट और एनी अदर होम रेमेडी, इफ द हैंड्स आर इन्वॉल्व कीप देम अबव द लेवल ऑफ द विक्टिम्स हार्ट, या फिर गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड सोडा। यदि आप किसी सीरियस बर्न पेशेंट की, सीरियस यदि माइल्ड मॉडरेट होता तो ठीक, सीवियर बर्न और सीरियस बर्न पेशेंट को आप केयर करते हैं तो यहाँ पे आप इनकरेक्ट एक्टिविटी कौन सी होगी, गलत एक्टिविटी आप यहाँ पे कौन सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली आपको ब्लिस्टर ओपन नहीं करना है, क्लियर है, ये आपको नहीं करना है, तो ये बिल्कुल सही कहा है। अप्लाई ऑइंटमेंट और एनी अदर होम रेमेडी, मरीज सीरियस बर्न का पेशेंट है तो आप कोई ऑइंटमेंट यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, ना आपकी होम रेमेडी लगाएं, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन डेवलप, स्पेशली होम रेमेडी के लिए। फिर इट द हैंड आर इन्वॉल्व कीप देम अबव द लेवल ऑफ विक्टिम्स हार्ट, ये भी आपको करना है। लेकिन यहाँ पे यदि आप कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, तो यहाँ पे भी वही कहा है कि आप उसको यदि सॉल्ट एंड सोडा दे देंगे, ऑलरेडी उसमें फ्लूइड क्या हो गया है, पूरा फ्लूइड है जो यहाँ पे बर्न हो चुका है। बर्न पेशेंट के लिए हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फ्लूइड रिसस्टेट करना, फ्लूइड चढ़ाना, उसको इन्फ्यूज़ करना। तो यहाँ पे यदि आपने उसको सॉल्ट और सोडा दे दिया तो यदि वो थोड़ा बहुत चांस होंगे भी बचने के तो वो भी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये काम है जो नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन में है हमारा यू बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, इनवर्टिब्रेट्स या फिर मोसेस फर्न्स। मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पे, मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर वो है यू बैक्टीरिया, क्या है, यू बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक तरीके के क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। मोनेरा यहाँ पे इसका किंगडम नेम है। इसमें इसकी जो मोनेरा किंगडम की कुछ खासियत होती हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्लियर, यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। फिर यहाँ पे सेल वॉल है, या तो होंगी और होंगी तो किसकी बनी होंगी, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होंगी, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ के यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ें हैं जो याद रखना है। और इनमें रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर बडिंग के द्वारा, क्लियर। तो यहाँ पे और इनमें मूवमेंट की बात करें तो फ्लैजिला और पिल्लाई के द्वारा इसमें मूवमेंट होगा। तो इसके 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया मोनेरा का, आर्की, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको इनके इतने नाम हैं जो याद रखना है। यदि इनमें बैक्टीरिया के आपको नाम दे दिए जाएं तो आपको मोनेरा से बैक्टीरिया का यदि नाम पूछें तो इकोलाई है आपका, फिर है कोकाई है, यहाँ पे विब्रियो कोलेरा है। तो ये आपके क्या हैं, बेसिक एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया। तो भारत में मलेरिया का जो मेन रीज़न है वो क्या है, यहाँ पे 4 प्रजाति दी हैं मलेरिया की, वाइवैक्स, ओबेल,
फाल्सीपेरम है यहाँ पे, तो वो आपकी नहीं दिया गया है। तो टोटल मलेरिया को कॉज करने के लिए प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियाँ होती हैं, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरियाई एंड फाल्सीपेरम। तो भारत में सबसे कॉमन है जो किसके कारण है मलेरिया होने का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एज पर इन ऑप्शंस की बात की जा रही है तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो भारत में सबसे कॉमन रीज़न है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। तो इनमें से कौन सा है जो सोसाइटी का लक्षण नहीं है, लाइकलेस, डिफरेंसेस, इंटरडिपेंडेंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट। का कैरेक्टर नहीं है वो होगा लाइकलेस। क्या होगा, लाइकलेस। हर एक सोसाइटी में डिफरेंसेस बनते हैं, इंटरडिपेंडेंसी भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइकलेस है जो इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट वन इज हाउ शुड हीट बर्न इन द मिड चेस्ट रीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी मैनेज्ड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, यदि किसी को हीट बर्न हुआ है मिड चेस्ट रीजन में और वो भी प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर आप कैसे मैनेज करेंगे। ऑप्शन में है आपका सिट और लाई डाउन व्हेन शी फील स्लाइट डिजीनेस, एक्सरसाइजिंग द काफ मसल्स बाय राइजिंग ऑन द टोज, स्लीपिंग विथ मोर पिलोज देन यूजुअल, नेवर प्रिस्क्राइब एंटासिड फॉर सीवियर केसेस। तो यदि मिड चेस्ट रीजन में कोई हीट बर्न हुआ है, क्वेश्चन देखिए, हीट बर्न हुआ मतलब यहाँ पे सनबर्न हो सकता है, यहाँ पे आपको सनबर्न हो सकता है या हीट बर्न हो सकता है, कोई डायरेक्ट है जो जले वाला यहाँ पे नहीं पूछा गया है आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यदि कोई हीट बर्न वाला है मिड चेस्ट रीजन तक तो आप उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि यदि जब वो सोता है तो यहाँ पर मोर पिलोज को आप दे दें जो नॉर्मली वो यूज़ करता है, ताकि उसको, क्योंकि यहाँ पे मिड चेस्ट रीजन में बर्न के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे आप उसको क्या दे दें, ज़्यादा पिलो दे दें स्लीपिंग के टाइम पर, और उसको सजेस्ट करें कि लेफ़्ट साइडेड करवट लेकर ही सोइए। यदि आप सिट और लाई डाउन करवा देंगे तो यहाँ पे यदि प्रेगनेंसी में स्पेशली अवॉइड किया जाता है कि स्ट्रेट लाई डाउन है जो नहीं लेटना है, कोशिश की जाती है कि स्पेशली 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से क्या करना है, लेफ्ट साइड आपको करवट लेके लेटना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच ऑफ नर्स स्टाफ टू वायलेंस वन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वायलेंस होता है तो साइकेट्रिक इमरजेंसी में तो आप क्या करेंगे, अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम फ्रंट इफ सी इज़ टू बी रिस्ट्रेंड, प्रोवाइड लो कैलोरी डाइट, हैव अ नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच एंड डू नॉट चैलेंज द पेशेंट, या फिर रिड्यूस एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर। यदि कोई मरीज़ वायलेंट हो जाता है, नर्सिंग वालों, स्टाफ नर्स को, यहाँ पे जो भी खड़े हुए हैं हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको क्या करता है, वायलेंसली मतलब मारने पीटने की कोशिश करता है, तो जो कि ये क्या है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच अपनाना है और पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं उकसाना है ना, यहाँ पे डाइट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच अपनाना है और पेशेंट को चैलेंज नहीं करना है। यदि कोई साइकेट्रिक वाला पेशेंट होता है, आप उसको उकसाने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा हाइपर होगा और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। हैव अ नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच एंड डू नॉट चैलेंज द पेशेंट। लेट्स से कि आपके पास यदि कोई मैनिया का पेशेंट है, कोई मैनिया का है या डिप्रेशन का है, आप उसको उकसाने की कोशिश करते हैं, सीजोफ्रेनिया का है, कोई सा भी पेशेंट है साइकेट्रिक इमरजेंसी में, या विड्रावल वाला है कोई मेडिकेशन के, तो आप उसको यदि क्या करेंगे कि फ्रंट से जाके पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाए ना। यहाँ पे आपको, क्योंकि उस दौरान यदि वायलेट हो रहा है तो यहाँ पे वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बिना मारे पीटे नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच अपनाना है, अदरवाइज आपके ऊपर भी लीगल एक्शन हो सकता है। और यहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज़ बिलो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अब आपको यहाँ पे बताना एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा फिंगर और टोज हैं। तो किस कंडीशन में एक्स्ट्रा फिंगर और टोज देखने को मिलेंगे, हंटिंगटन डिसीज़ में, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, पॉलीडेक्टली, या फिर यहाँ पे इकोन्ड्रोप्लासिया। कौन सी कंडीशन होगी, हंटिंगटन्स में एक्स्ट्रा फिंगर और हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया का मतलब यहाँ पे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना। तो ये दोनों कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होंगी आपकी। अब बचती हैं दो,
तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा फिंगर एंड एक्स्ट्रा टोज। आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऋतिक रोशन का। किसका? ऋतिक रोशन का है जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उनका एक हाथ में आपने देखा होगा 2 थंब है, थंब में स्पेशली यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर्स भी कह सकते हैं और टोज भी कह सकते हैं, तो या तो पाँव में हो सकती हैं। तो ये कहलाता है क्या? पॉलीडैक्टिली। यहाँ पे नावाडेज बहुत सारे मिथ्स हैं कि 5 उंगलियाँ एक हाथ में हो या छठवीं आ जाए या पैरों में एक एक्स्ट्रा टो आ जाए, तो ये एक मिथ है कि अपशगुन है या बच्चे अच्छे नहीं होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और बच्चे को जब तक इससे कोई नुकसान ना हो तो ये रहने दीजिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर और टोज यदि आता है तो किस में आएगा? पॉलीडैक्टिली में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द एंटी लार्वल मेजर फॉर मॉस्क्यूटो कंट्रोल। तो यहाँ पे एंटी लार्वल मेजर कौन सा है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए? स्क्रीनिंग है, जेनेटिक कंट्रोल है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है या फिर रेसिडियल स्प्रे है? क्या होगा? एंटी लार्वल मेजर, मतलब यहाँ पे सीधे लार्वा भी मारे जाने हैं, तो वो होगा इन्वायरमेंटल कंट्रोल। मतलब एंटी लार्वा का मतलब है यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल करके ही आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आप स्प्रे का यूज़ करवा सकते हैं। स्प्रे यूज़ करने के अलावा जहाँ भी पानी वगैरह भरता है तो उसके लिए भी आप मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए पानी क्लीन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। और यदि आपको पूछे कौन सी फिश यूज़ की जाती है तो वह गैम्बूजिया फिश, जो कि यूज़ की जाती है मॉस्क्यूटो के लार्वा को सीधा खाने के लिए, जो कि बायोलॉजिकल में आएगा, याद रखिए आप। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डील्स विथ एक्सप्लोरेशन फॉर माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में माइक्रोबियल लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो डील करेगी? पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या फिर एक्सो माइक्रोबायोलॉजी? तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो होगी एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ की स्टडी जो कि इन एक्सटर्नल स्पेस में की जानी है, तो इसको कौन सी बायोलॉजी कहा जाएगा? तो ये कहलाएगी एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। एक्स मतलब सीधा, इसको आप ये भी कह सकते हैं एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है? आउटर स्पेस। आउटर स्पेस की बात की गई है, मतलब यहाँ पे जैसे माइक्रोग्रेविटी में आपको कुछ फैक्टर्स चेक करने हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, वैक्यूम हो गया, तो यहाँ पे स्पेशली स्पेस फैक्टर्स आपको यहाँ पे करने हैं, तो वो होती है हमारी कौन सी? एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। मतलब आउटर स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है। नेक्स्ट इज which of the following tool in MS Excel predicts a value based on the forecast for the prior period adjusted for the error in the prior forecast। तो यहाँ पर MS Excel में ऐसा कौन सा टूल है जो फोरकास्ट फॉर द प्रायर पीरियड एंड एडजस्ट करता है प्रायर फोरकास्ट को लेके? तो वो यहाँ पे कहलाएगा कौन सा? ऑप्शन में है आपको एक्सोपोनेंशियल स्मूथिंग, मूविंग एवरेज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स या फिर कोरिलेशन कोवेरियंस। तो ये कहलाता है एक्सोपोटेंशियल स्मूथिंग। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? तो सोशियोलॉजी के पिताजी कौन है? मैक्स वेबर हैं, अगस्ट कॉम्टे हैं, कार्ल मैक्स हैं, हेबर्ट स्पेंसर हैं। ये 3 के नाम तो बहुत आते हैं हमारे नर्सिंग एग्जाम में, और वो है अगस्ट कॉम्टे। क्या है? अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन अ थोरेसिक? तो थोरेसिक की कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 5, 12, 7 या फिर 8? तो थोरेसिक मतलब यहाँ पे चेस्ट वाला एरिया जिसके अंदर हमारी रिब केज में क्या है सुरक्षित? जो रिब्स हैं सुरक्षित है, हार्ट सुरक्षित है, लंग्स है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट में थोरेसिक वर्टिब्रा में कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रा होती हैं? 12। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द शेप ऑफ बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया? तो यहाँ पे बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, फिलामेंटस, रॉड शेप्ड या फिर विब्रियो और कॉमा शेप? तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई है, इसका शेप होता है रॉड शेप्ड का। कौन सा? रॉड शेप्ड का। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में याद रखना है। इसकी स्टैनिंग के लिए टेक्निक पूछें तो वो होती है जील नेल्सन टेक्निक, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम है BCG वैक्सीन। क्लियर है? इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है वो होता है ड्रॉपलेट से,
और इसका जो कॉज है वो क्या है, बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन इज एडीज इज द वेक्टर, वायरस इज द कॉज आर एसोसिएटेड टू विच डिसीज। तो एडीज जो कि वेक्टर है बीमारी के लिए, और वायरस जिसका कॉज है किसका कारण होगा, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, फाइलेरिया, डेंगू या फिर काला आजार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो होता है डेंगू के लिए, डेंगू का जो मच्छर बाइट करता है एडीज एगिप्टी, वो एक वायरस कैरी करता है, डेंगू वायरस। तो यहाँ पर वही है कि वेक्टर क्या है यहाँ पे, एडीज जो कि मॉस्क्यूटो है, और कॉज मतलब रीजन, यदि मॉस्क्यूटो जो एडीज एगिप्टी है वो वायरस कैरी ना किए हो डेंगू वायरस, तो डेंगू कॉज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वही है कि डेंगू वायरस के लिए एडीज वेक्टर है और वायरस क्या है, कॉज है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टेब्लिश्ड कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पर कौन सा है जो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए एस्टेब्लिश किया गया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जनता होती है 20 से 30 हज़ार के बीच में। 20,000 पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाके हैं, प्लेन है तो 30,000। सब सेंटर की बात करें हम 3 to 5 के, मतलब 3,000 उबड़ खाबड़ एरिया में और 5,000 प्लेन एरिया में। आंगनबाड़ी सेंटर 1,000 जनता के बीच में है जो मोस्ट ऑफ द केस में रहता है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है 80,000 से लेके 1,20,000 जनता के बीच में। अब यहाँ पे एवरेज बात की गई है 1 लाख की, तो 1 लाख जनता के बीच में 1 लाख जनता को जो कवर करेगा हेल्थ सेंटर वो होगा कौन सा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और CHC। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आई इंजरी में बी ड्यू टू हीट और केमिकल्स। इनमें से कौन सी आँखों में होने वाली इंजरी है जो हीट के कारण या केमिकल्स के कारण होगी, एप्रेशन, फॉरेन बॉडी, बर्न या फिर कंट्यूजन। तो यहाँ पर हीट और केमिकल से ओनली क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। कंट्यूजन से तो डायरेक्ट आपको चोट लगेगी। बर्न के कारण आँखों में जो यदि कुछ केमिकल जाता है या हीट कुछ भी गर्म भाप लग जाए, स्टीम हो जाए, तो जो इंजरी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी बर्न इंजरी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ अ फ्रैक्चर इन द न्यूबॉर्न चाइल्ड ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो कौन सा फ्रैक्चर है जो बच्चे में ड्यूरिंग द डिलीवरी के कारण हो सकता है, बर्थ फ्रैक्चर, लेबर फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर है जो बच्चे में हो सकता है, स्पेशली कब, ड्यूरिंग द डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चे में जो फ्रैक्चर हो सकता है वो कहलाता है बर्थ फ्रैक्चर। कौन सा, बर्थ फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक तो बच्चों में जो स्पेशली गिरते हैं, चोट लगती है, उसके कारण देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग द डिलीवरी बच्चों में जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होने का चांस होता है वो होती है उनकी क्लेविकल बोन टूटने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द फीटस इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। लोअर जो फीटस का यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द फीटस जो कि लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में रहेगा वो क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड। तो ये कहलाता है हमारा प्रेजेंटेशन। क्या है, प्रेजेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज ये कहलाएगा प्रेजेंटेशन। लोअर पोल में है जो फीटस का जो पार्ट है लोअर पोल ऑफ द यूट्रस से दिया गया है, तो यह क्या है, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड बिब्लियोग्राफी डेटाबेस। तो बिब्लियोग्राफी डेटाबेस जो सबसे कॉमन यूज़ होता है रिसर्च में वो क्या है, ESIC, सिन्हाल, एडसाइन या फिर कैनक्लिट। यहाँ पर ये नाम है, इनके आपको फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सिन्हाल का मेनली एग्ज़ाम में आपको आता है। तो बिब्लियोग्राफी डेटाबेस में सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला है वो है क्या, सिन्हाल। एग्ज़ाम में आपको आता है। इसका या तो आपको एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और रिसर्च का क्वेश्चन है। जो लोग यदि एग्ज़ाम देने वाले हैं किस चीज़ का, MP ग्रुप 5 के लिए, MP स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर के लिए, तो उनको यह जो है पूछा जा सकता है। सिन्हाल का मतलब होता है क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। ये आपको एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा Which malignant type neoplasm is used for cancer of the epithelial tissue such as skin or stomach?
स्टमक लाइनिंग। तो यहाँ पर कौन सा मैलिग्नेंट टाइप का न्यूप्लाज्म है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए? यूज फॉर द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, चाहे वो स्किन का हो या फिर स्टमक लाइनिंग का कैंसर हो। कौन सा मैलिग्नेंट टाइप है न्यूप्लाज्म का? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। यहाँ पे बात की गई है मैलिग्नेंट टाइप की। मैलिग्नेंट टाइप मतलब है एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट फैलेगा, और जिसमें कहा गया है स्किन और स्टमक लाइनिंग है जो हमारी इन्वॉल्व होगी, वो कहलाता है कार्सिनोमा। क्या होगा? वो कहलाएगा हमारा कार्सिनोमा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड टू रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम। कोई भी मेडिसिन है हमारे शरीर में कितने टाइम के अंदर घुलती है, और तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ड्रग का कंसंट्रेशन टाइम के अगेंस्ट क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनामिक्स, फार्मेकोजेनोमिक्स या फिर फार्मेकोकोविलेंस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम, इट्स कॉल्ड द फार्मेकोकाइनेटिक्स। ड्रग हमारी किस तरीके से है जो काम करती है वो। नेक्स्ट वन इज इन विच टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन लो एनर्जी बीम आर यूज्ड इन फिल्म्स ऑफ द सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू टेकन विदाउट द यूज ऑफ अ रेडियो ओपाक मीडियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कैंसर की कौन सी टेक्निक है, कैंसर को डिटेक्ट करने वाली कौन सी टेक्निक है जिसमें लो एनर्जी बीम है जो यूज़ किया जाएगा, और सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू है जो उनकी फिल्मिंग की जाएगी। फिल्मिंग का मतलब एक तरीके से उनको स्कैन किया जाएगा, और वो भी बिना रेडियो ओपाक मीडियम के। ऑप्शन में आपका मेमोग्राफी, जीरोग्राफी, थर्मोग्राफी या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन नहीं है, ये है हमारा मेमोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट की स्कैनिंग के बारे में बात की जा रही है। लो एनर्जी बीम यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और ब्रेस्ट की एज अ पिक्चर है जो यहाँ पे फिल्म निकाली जाएगी। मतलब वही एक तरीके का यहाँ पे ब्रेस्ट को है जो स्क्रीनिंग के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे मेथड अपनाई जाएगी वो क्या होगी? मेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नर्स क्लिनिशियन। तो यहाँ पर नर्स क्लिनिशियन को लेके सही स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन में है हमारा ब्रॉड प्रैक्टिस बेस, में फंक्शन इन अ क्लिनिकल और कम्युनिटी सेटिंग, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर प्रैक्टिस एज अ नर्स स्पेशलिस्ट, मस्ट हैव फॉर्मल एकेडमिक प्रिपरेशन एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे नर्स क्लिनिशियन की बात की जा रही है। तो नर्स क्लिनिशियन का यहाँ पे यदि आप खूब डिग्री लिए हुए हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको यदि प्रैक्टिकल नहीं आती है, तब आप यहाँ पे डिग्री आपकी काम में आएगी, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में आप वो काम नहीं कर पाएंगे यदि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ब्रॉड प्रैक्टिस बेस। क्या होगा यहाँ पे? आपको बड़े पैमाने पर आपकी जो प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू इज़ फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इनमें से कौन से टिश्यू हैं जो ओनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहेंगे? नर्व टिश्यू, एपिथेलियल या फिर कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू। कौन से टिश्यू होंगे जो ओनली कहाँ पे होंगे? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पे ओनली नर्व टिश्यू होंगे। नर्व टिश्यू और तो कहीं होंगे नहीं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बस होंगे। और यहाँ पे साफ साफ कहा है कि ऐसे टिश्यू बताइए जो ओनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू DSRNA वायरस। तो इनमें से कौन सा है जो DSRNA वायरस से बिलोंग करता है? राइस डॉर्फ, रेप्डोवायरस या फिर मोज़ाइक वायरस या फिर पेपा वायरस क्लोज्ड। तो DSRNA वायरस इनमें से कौन सा है? क्या है? DSRNA वायरस है जो यहाँ पर कौन सा है? तो वो है हमारा राइस डॉर्फ। क्या है? राइस डॉर्फ। DS का मतलब यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। और यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है वो एक तो होता है हमारा रोटा वायरस, एग्ज़ाम में आपको यदि पूछें क्या है? रोटा वायरस है, कॉमन कॉज होता है बच्चों में गैस्ट्रोएंटराइटिस का। एक होता है रियो वायरस और एक होता है ब्लू टंग वायरस। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्या होगा? वो है यहाँ पे राइस डॉर्फ, क्योंकि और है जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम। DSS का मतलब है
डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या फाइंडिंग है, जो लैब टेस्ट यदि करवाया जाता है तो क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। थ्रोम्बोसाइटोपनिया मोर देन 1 लाख सेल्स पर mm3। फिर नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लॉस, डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, राइजिंग हेमाटोक्रिट 5 to 10%। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में मैंने आपको कल भी बताया था, डेंगू शॉक सिंड्रोम में होता क्या है कि जो एक टॉर्निकेट टेस्ट भी किया जाता है उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत फास्ट तरीके से क्या होंगी, घटती जाएंगी, डिक्रीज होंगी। और यहाँ पर वही है कि टोटल ल्यूकोसाइट्स क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट क्या होगा हमारा, कम होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी डिफाइंड एज द फील्ड दैट डील्स विथ एनी जेनेटिक कंडीशन दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंटिंग अ जीन। तो यहाँ पे आपको एक जेनेटिक कंडीशन बतानी है, ऐसी कंडीशन जिसमें जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होने के कारण हो या डीएनए, कौन से डीएनए प्रेजेंट हैं जीन्स में उसके कारण हो, तो उसको आप जेनेटिक्स कंडीशन यहाँ पे एक्चुअल में पता की जा रही हैं। तो वो क्या है, फार्माकोजेनेटिक्स, सोमेटिक्स, सेल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो कौन सी यहाँ पे जेनेटिक्स होगी ये, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की बात की जा रही है कि डीएनए कौन सा प्रेजेंट है जीन्स में, तो यहाँ पे हमारा होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। नेक्स्ट है, व्हाट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 and 4 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 1 साल से लेके 4 साल, 1 साल और 4 साल के बच्चों के बीच में यदि डेथ होती है, 1 साल के से लेके 4 साल तक के बच्चों में 1000 चिल्ड्रंस में, तो क्या है, पोस्ट नेटल मॉर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। फर्स्ट वन इज यदि आपको ओनली 1 होता, जन्म से लेके 1 साल तक होता, तब आप उसको कहते हैं IMR। बट यहाँ पर जो एज पर क्राइटेरिया दिया है कि 1 साल से लेके 4 साल तक का, तो वो होगा हमारा चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। क्या होगा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। मैंने आपको कल की ही क्लास में पढ़ाया था, जिसमें वाइटल स्टैटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, IMR MMR कहाँ की कितनी है। तो यदि यहाँ पे 1 साल से लेके 4 साल तक के बच्चों की 1000 लिविंग चिल्ड्रन में डेथ होती है, तो वो कहलाती है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जाम में आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में है हमारा, members of the gene pair segregation advance to different gametes. This law apply to genes of homologous chromosomes. The exception to the law is an event of non-disjunction या फिर ये सभी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत यहाँ पे सभी चीज़ें आएंगी। मेंबर्स ऑफ द जीन पेयर सेग्रीगेशन होगा और जो अलग अलग गैमीट्स में पास होते हैं, और ये यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी अप्लाई होगा, और यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन में भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से आ जाए, या फिर कब किस तरीके से इसको है जो अप्लाई किया जाता है वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, 1 or more यूज़र साइमल्टेनियसली ऑन 2 or more प्रोसेसर आर नोन एज। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक यूज़र 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोसेसर पर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग। ये देखिए, एक या फिर एक से ज़्यादा यूज़र है जो कि साइमल्टेनियसली मतलब एक चेंज होते होते 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर पे काम करता है, तो वो कहलाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन इज, mental experience operate on different level of awareness. The level that best portrays one's feeling and desires it is. तो यहाँ पर मेंटल एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, जिसमें हमारी अलग अलग तरीके की है जो डिज़ायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी डिज़ायर्स हैं जो क्या है हमारा, जिसमें हमारा एटीट्यूड है, फीलिंग्स है, तो वो क्या है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फिर फोर कॉन्शियस। तो यहाँ पर है मेंटल एक्सपीरियंस, जो कि अलग अलग लेवल के कारण हो रहा है, अवेयरनेस के कारण हो रहा है। जब पता होगा तभी तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगी चीज़ें, और जो चीज़ें हमारे एटीट्यूड और फीलिंग्स और जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको लेके हैं, लेकिन हम वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो कहलाती है हमारा अनकॉन्शियस।
क्या है यहाँ पे, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेजल डिसफंक्शन इज कॉमनली ड्यू टू डिजनरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज। तो यहाँ पर हमारी नाक का जो डिजनरेशन हो रहा है वो नेजल डिसफंक्शन हो रहा है। क्यों? डिजनरेशन के कारण, स्केलेटल जो यहाँ पे फ्रेमवर्क है नोज का उसके कारण। तो उसको आप क्या कहेंगे? पॉलिप्सिया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया, फिर एपिस्टेक्सिस। राइनोरिया का मतलब होता है नोज से पानी आना, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। अब यहाँ पे होगा नोजल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? नेजल डिसफंक्शन है जो कि डिजनरेटिव चेंजेस के कारण हो रहा है, तो ये कहलाएगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी हैव बीन फॉर्मुलेटेड एज पर HFA 2000 डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा है जो हेल्थ फॉर ऑल 2000, HFA का मतलब है हेल्थ फॉर ऑल 2000 है जो यहाँ पे। तो यहाँ पर इनकी कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई थी? टू अचीव अ नेट रिप्रोडक्शन रेट ऑफ to reduce the crude birth rate from level of 33 per 1000 population to 2025, reduction of infant mortality rate from level of 125 to below 60, या फिर to raise the expectation of life at birth before the level of 52 years to 80। तो 52 साल से 80 साल तक हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लेके आना है। IMR को 125 से 60 से भी कम लेके जाना है। 33 है जो यहाँ पे लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, जो क्रूड बर्थ रेट भी हमें घटानी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? हेल्थ फॉर ऑल असेंबली जो 2000 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग है हमारा क्या कि हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो लेवल ऑफ 125 से लेके बिलो 60 तक लेके जाना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है? न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है? ऑप्शन है यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेरिडिटरी फैक्टर, या फिर फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन ऑफ मसल्स। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? हेरिडिटरी फैक्टर, कहते हैं केंद्रक। यदि किसी भी सेल में न्यूक्लिक नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? वो सेल्स है जो कुछ सेल्स में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड किसके लिए ज़रूरी है? हेरिडिटरी फैक्टर्स के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिलेटिवली अ लार्ज एरिया ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो हमारे फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज इन सब के बीच में है जो हमारा एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर शो होता है, वो कौन सी साइकोलॉजी है? सोशल, फिजियोलॉजिकल, जनरल, या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी कहलाएगी जनरल साइकोलॉजी। क्या है? जनरल साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात की जा रही है फंडामेंटल रूल्स के बारे में, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या थ्योरी है साइकोलॉजी के बारे में। तो ये सब क्या है? जनरल साइकोलॉजी के एरिया। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटिक सिरोसिस। तो हेपेटिक सिरोसिस का सबसे कॉमन टाइप क्या है? मतलब हेपेटिक सिरोसिस सबसे ज़्यादा किससे होती? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, बाइलियरी, एल्कोहलिक, या फिर मेडिसिन। तो सिरोसिस में हमारा लीवर क्या करेगा? लीवर सेल्स पूरे तरीके से डैमेज हो जाती हैं। जब इस लीवर ही नहीं रहेगा तो डैमेज होने के बाद क्या होगा? मेटाबॉलाइजेशन डाउन पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो यहाँ पर सबसे कॉमन जो लिवर सिरोसिस का कारण है हेपेटिक सिरोसिस का, वो है एल्कोहलिक सिरोसिस। नेक्स्ट वन इज फिगर आउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या है? ये है मैक्रो, और मिनरल और विटामिन। मिनरल और विटामिन क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्लाज्मा एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड टाइप बी। तो ब्लड टाइप बी में प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? एंटी-बी, एंटी-ए, एंटी-ओ, या फिर एंटी-ए एंड एंटी-बी। तो यहाँ पर जो ब्लड टाइप बी में प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ होंगी वो होंगी एंटी-ए। नेक्स्ट वन विच अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की ट्विन सिस्टर कौन सी हैं? सोशियोलॉजी की ट्विन सिस्टर क्या है? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स।
तो सोशियोलॉजी की यहाँ पर ट्विन सिस्टर की बात की जा रही है। क्या है? सोशियोलॉजी की जो ट्विन सिस्टर है वो कहलाती है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। और ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी इट्स एंथ्रोपोलॉजी, ए दिया है A.L. क्रॉवियर ने। क्या है? A.L. क्रॉवियर ने। एक में स्टडी की जाती है ह्यूमन बिहेवियर की, सोशल स्ट्रक्चर की, वहीं दूसरे में यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ह्यूमन ग्रुप पर भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर एंथ्रोपोड्स पर भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है इसको? ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी इज द एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू द गिवन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म बताना है। एक स्टेटमेंट में कहा गया है ड्यूरिंग लंच एट अ रेस्टोरेंट मार्क इज एंग्री एट हिज ओल्डर ब्रदर बट डज नॉट एक्सप्रेस इट एंड इंस्टेड इज वर्बली अब्यूजिव टू द सर्वर। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, रेस्टोरेंट में जाके एक भाई अपने बड़े भाई पे गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, और वो अपनी गुस्सा जो वेटर है जो सर्व करने वाला है उस पर निकाल देता है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, रिग्रेशन है, या फिर समिलिमेशन है। सीधी सी बात है कि उसने अपना गुस्सा अपने भाई पर ना निकाल के दूसरे पे निकाल दिया, मतलब अपने गुस्से को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईयर फॉर द एवालुएशन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर कानों का यूज़ जब आप एवालुएशन करते हैं तो कानों का क्या यूज़ है? पाल्पेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, ऑस्कल्टेशन के लिए, या फिर इंटेगुमेंट्री मतलब स्किन से रिलेटेड। तो कानों का जब आप एवालुएशन करते हैं बॉडी सिस्टम में तो क्या है? ऑस्कल्टेशन सुनने के लिए आप क्या करेंगे? कानों का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? ऑस्कल्टेशन के लिए, मतलब सुनने के लिए। में करेंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इन ऑपरेंट कंडीशन समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर, इट इज सेट एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, या फिर होगा हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। तो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी मैंने जो आज आपकी मैनेजमेंट की क्लास ली थी उसमें आपको बताया भी था, और वो मेंबर्स ओनली क्लास में था कि ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी में यहाँ पर आपका बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पे क्या है? समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड, कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए जो आपको पसंद नहीं है आपके बिहेवियर में, तो वो क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।